हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी आई क्यू की आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स। और कौन से 2 महीने हम कवर करने जा रहे हैं? हम फरवरी और मार्च जो है वो दोस्तों क्या करने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं। और ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट की वेबसाइट, बहुत अच्छी मैगजीन से कवर किए गए हैं। तो कोई भी करंट अफेयर जो है वो इसमें मिस नहीं होगा, ये स्टडी आई क्यू का आपसे प्रॉमिस है। दिस इज़ आशु बंसल। मैं आपके सामने करंट अफेयर जो रिप्रेजेंट करूंगा वो आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, लेकिन जो ऑप्शंस होंगी क्वेश्चन की वो केवल इंग्लिश में होंगी। लेकिन मेरे ख्याल से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेरी बोलने की लैंग्वेज और समझाने की जो लैंग्वेज रहेगी वो केवल क्या रहेगी, हिंदी ही रहेगी। तो इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर के साथ। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डीएसटी, that is Department of Science and Technology, launched a special scheme called Sophisticated Analytical and Technical Help Institute, जिसको क्या कहा गया, साथी, इन विच यूनिवर्सिटी। ये जो स्कीम स्टार्ट की गई है डीएसटी के द्वारा, कौन से विश्वविद्यालय में जो है वो स्टार्ट की गई है, और ये आपने मुझे बताना है कि यूपी का कौन सा विश्वविद्यालय है। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है ये आप मुझे बताओगे। 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, फटाफट जो है वो आप क्या बताओगे, आंसर इसका बताओगे। और साथी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इस साथी प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है वो बेसिकली क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप करना है, ताकि जो लोग एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज जो आ रही हैं, नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स खुल रही हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो उसको क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। तो इसलिए जो है वो ये साथी स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया। और दोस्तों, ये कौन सी यूनिवर्सिटी में किया गया? ये किया गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। तो याद कर लेना अपने आंसर, आपके पास क्या होगा, डी आंसर होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस स्कीम विल बेनिफिट अकेडमिया, R&D labs, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप टू ऑफर हाई एंड एनालिटिकल टेस्टिंग, ताकि इन जो भी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज यूपी में लग रही हैं उनको क्या मिल सके, फ़ायदा मिल सके। क्योंकि एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जिससे इन सारे आप कह सकते हो कि अलग अलग समुदाय के लोगों को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। दिस विल हेल्प टू अवॉइड डुप्लीकेशन, रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सोर्सेज, क्योंकि मेक इन इंडिया कंसेप्ट चल ही रहा है। ऑलरेडी हम आत्मनिर्भर भारत के ऊपर हैं, सेल्फ रिलायंट के ऊपर हैं। तो फॉरेन कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम खुद ही जो है इतने अच्छे तरीके से जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट इसमें हेल्प भी कर रही है कि गवर्नमेंट 500 करोड़ रुपए दे रही है 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ को, मतलब उनके डिपार्टमेंट्स को, या आप कह सकते हो आईआईटीज़ को, ताकि वो रिसर्च कर सकें किस फील्ड में, कि बहुत अच्छी तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो सके बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट बूस्ट हो। वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए, ताकि कोई भी वेस्ट, चाहे वो केमिकल वेस्ट है चाहे किसी भी तरह के, उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। क्लीन एनर्जी, इसके ऊपर अब इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है क्लीन एनर्जी के ऊपर, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2022 तक जो है वो हमने 175 गीगावाट जो है वो क्या करना है, पैदा करना है। 175 गीगावाट गाइस। और साथ ही साथ जो है वो स्टार्टअप इंडिया को तो फोकस इंडिया कर ही रहा है। तो याद रखना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, Which city will become the first city in the Uttar Pradesh where the digital craft village scheme will start up? डिजिटल क्राफ्ट विलेज स्कीम ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल क्राफ्ट विलेज स्कीम क्या है, पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर आपको आंसर बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसको क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, और उसको डिजिटली जो है वो प्रदर्शनी लगाई जा सके उसकी, ताकि लोग उसको खरीद सकें, और जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है वो क्या हो सके, प्रमोट हो सके। इसी को कहा गया डिजिटल क्राफ्ट विलेज। तो क्राफ्ट का मतलब क्या हो गया कि हमने हाथ से जो चीज़ें बना रहे हैं तो वो हैंडीक्राफ्ट जो है वो आगे बढ़ सके। और फर्स्ट क्राफ्ट विलेज जो है वो कौन सा बना है, यूपी का, वो बना है गाइस फ्रेंड्स, क्या बना है, बनारस। तो याद रखना है कौन सा बना है, बनारस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। तो याद रखोगे बनारस जो है वो पहला क्राफ्ट विलेज है, डिजिटल क्राफ्ट विलेज है। और आप देख सकते हो रूरल वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क भी जो है वो एक बनाया गया, हुनर बनारस करके। तो वो भी कहाँ पे बनाया गया, बनारस में बनाया गया, ताकि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किस तरह से क्राफ्ट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो उस तरह का पार्क जो है वो डेवलप किया गया हुनर बनारस के नाम से। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है हाथ से बुनती हैं लड़कियां, खास करके वुमेन जो काम करती हैं इसके ऊपर, उनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। इससे उनकी स्किल भी इंप्रूवमेंट होगी, खास करके जो उनके पॉवर्टी
है उसको भी जो है वो हम खत्म करने में एक कदम जो है वो आगे बढ़ा चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, दो चीजें इसमें हैं कि एक तो फर्स्ट डिजिटल क्राफ्ट विलेज कहां पे खोला गया है, और एक फर्स्ट रूरल वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क, जिससे जो है ये क्राफ्ट विलेज जो है और भी ज्यादा इनहेंस जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच कंपनी लॉन्च डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग टू वुमेन इन उत्तर प्रदेश। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है और उसने जो है वो डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो यूपी के अंदर खोला है, खास करके किसके लिए, वुमेन के लिए। और ये काम कौन सी कंपनी ने किया है, इससे डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग होता क्या है, दो चीजें हमने सीखनी है बस, एक तो क्या आंसर है और एक डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो क्या है। इसमें क्या होगा कि ऑनलाइन कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएंगे जिसमें वुमेन को स्किल प्रोवाइड की जाएगी, उनको सिखाई जाएंगी चीज़ें, ताकि वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो भी पैदा हो रही हैं, एजुकेशन हो गया, सोशल कनेक्शन हो गया, वो इंटरनेट के थ्रू जो है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सीख सके। मतलब उनको भी जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं जो सोसाइटी के बाकी लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। लाइक आप कह सकते हो कि उनको इस तरह से स्किल्स देंगे ताकि वो कोई भी प्रोग्राम जो है वो क्या कर सकती हैं, खुद स्टार्ट कर सकती हैं। ये केवल आप कह सकते हो यूपी में ही नहीं स्टार्ट किया गया, ये पूरे इंडिया में जो है वो 7 स्टेट्स में क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। तो याद रखना, और ये स्टार्ट किसने किया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने स्टार्ट किया है। तो ये दो तीन चीजें आपने याद रखनी है, और ये स्टार्ट किसने किया है, फेसबुक ने। तो और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आंसर गाइस क्या होगा, डी होगा इसका। तो याद रखना है, फेसबुक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जो है वो क्या प्रोवाइड करेंगे, डिजिटल लिटरेसी जो है वो प्रोवाइड करेंगे, मतलब ऑनलाइन कुछ ऐसे कोर्स चलाएंगे जिसमें वुमेन को सशक्त किया जाएगा। दिस प्रोग्राम विल प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग, और ये यूपी को छोड़ के और भी 6 स्टेट्स, मतलब टोटल 7 स्टेट्स में स्टार्ट किया गया है। और ये किसकी पार्टनरशिप के साथ स्टार्ट किया गया, मैं पहले बता चुका हूँ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की पार्टनरशिप से इसको स्टार्ट किया गया। तो 3-4 चीजें आपने याद रखनी है, एक तो फेसबुक याद रखना है, और एक 7 स्टेट्स में इसको जो है वो स्टार्ट किया गया। लाइक अगर आप देखोगे हमारी नेबरिंग स्टेट बिहार हो गया, इवन वेस्ट बंगाल हो गया, उसमें भी ये प्रोग्राम स्टार्ट हुए, लेकिन यूपी में स्पेशली आपने इसको याद रखना है। क्लियर, चलो आगे करते हैं इसके बाद। और इसमें एक चीज और याद रख लियो, बहुत इंपॉर्टेंट, कि उत्तर प्रदेश में बाय चांस अगर आपको कोई जगह पूछ लें कि कहां पे स्टार्ट किया, तो वो लखनऊ में स्टार्ट किया गया। तो याद रखना इसको, बाय चांस पूछ लें, वैसे वो यही पूछेंगे कि किसने स्टार्ट किया, लेकिन अदरवाइज लखनऊ में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट आते हैं, विच प्लेयर फ्रॉम उत्तर प्रदेश वन गोल्ड इन द हाई जंप इन 41st नेशनल मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, एक तो स्पोर्ट्स से है और एक आंसर महिला है। आप फोटो देख सकते हो साथ में लगी हुई है कि 41वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप्स में उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। ये पहले भी स्वर्ण पदक जो है वो जीत चुकी हैं, और आंसर बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर है नीलू मिश्रा जी। आप फोटो देख सकते हो, काफी बच्चों ने जो है वो इनको पहले देखा भी होगा। तो नीलू मिश्रा जी ने ये मेडल जो है वो जीता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कहाँ पे हुई थी, ये मणिपुर में हुई थी। 41वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप मणिपुर ने होस्ट किया था, इसको इम्फाल के अंदर हुई है। नीलू ने ये मेडल जो जीता है ये उसका सेकंड गोल्ड है हाई जंप के अंदर। और कौन सी कैटेगरी के अंदर ये जंप लगाती हैं, 45 ईयर्स ओल्ड कैटेगरी, जो 45 साल और 45 साल के ऊपर के लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और सेकंड गोल्ड जो है वो उन्होंने इसको जीता है। तो नीलू नाम को आपने क्या रखना है, याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन, विच एक्ट वाज पास्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टाइमली एंड हैसल फ्री सर्विस टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर। लोगों को अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी मिले, उनकी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बताएं और बहुत ही जल्दी उसको सॉल्व किया जाए। और इसमें एक प्रावधान ऐड किया गया है कि इसमें जो है अगर आप नहीं कंप्लेंट सॉल्व करोगे तो आपको पर डे के बेसिस पे जो है कुछ ना कुछ फाइन जो है वो भरना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को। तो ये बहुत ही अच्छा प्रावधान जो है वो इसके अंदर कर दिया है। तो आपने मुझे बताना है कि उस प्रावधान का नाम जो है वो बेसिकली क्या है, उस एक्ट का नाम क्या है जिसके अंदर ये डाला गया है। और इसमें मैं आपको फाइन के बारे में भी बता देता हूं कि अगर आपका कोई मीटर खराब हो गया है, उसको रिपेयर करवाने के बारे में आपने कहा है, या फिर कॉल सेंटर में आप बात करना चाहते हो और वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या आपकी कंप्लेंट नहीं सुन रहे हैं, तो उनको 50 रुपये पर दिन के हिसाब से जो है वो क्या लगेगा, फाइन लगेगा। और अगर अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क पड़ा हुआ आपके घर में, तो अगर वो टूट गया है, उसके बारे में आपने कंप्लेंट की है और वो नहीं ठीक हो रहा, तो उसके बेस पे 100 रुपये पर दिन के हिसाब से जो है वो फाइन लगेगा। काफ़ी लोग हंसने लग गए हैं इस न्यूज़ को सुन के, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्ट जो है एक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को फ़ायदा देने के लिए बनाया गया, और उस एक्ट
एक्ट का नाम क्या है? परफॉर्मेंस रेगुलेशन एक्ट 2019। तो याद रखना गाइस, परफॉर्मेंस रेगुलेशन एक्ट। मुझे पता है सारे बच्चों ने आंसर जो है वो ए लगाया होगा, लेकिन आंसर है परफॉर्मेंस, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स की और साथ में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दोनों की परफॉर्मेंस क्या हो, इनहेंस हो। तो इसलिए जो है वो ये एक्ट बनाया गया। तो याद रखना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो आप यहाँ पे परफॉर्मेंस रेगुलेशन एक्ट 2019 पावर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो इसको योगी जी ने जो है वो लॉन्च किया है। कंज्यूमर्स जो है वो उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 50 रुपये और 100 रुपये कब कब मिलेंगे। और 3 करोड़ लोगों को इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान थे कि कोई शिकायत जो है वो नहीं सुनी जाती। तो उसकी तरफ एक कदम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज अंडर विच यूपी गवर्नमेंट अलॉट्स 5 एकड़ ऑफ लैंड टू सुन्नी वक्फ बोर्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गाइस, इसको मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क कर लो। उस गांव का नाम क्या है जिसके अंतर्गत यूपी सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन जो है वो आवंटित की है? आपने मुझे विलेज का नाम बताना है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा कि क्या नाम है, लेकिन ये क्वेश्चन डाला गया है, इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या है? दन्नीपुर विलेज। याद रखना है, दन्नीपुर विलेज जो है उसमें 5 एकड़ लैंड को क्या किया गया है, आवंटित किया गया है। क्योंकि रामलला लैंड को जो हो आवंटित किया गया है वो 67 एकड़ है, और सुन्नी वक्फ बोर्ड को जो मस्जिद बनाने के लिए दिया गया है वो 5 एकड़ लैंड है। और वो कौन से विलेज में है? दन्नीपुर विलेज में है। आप यहाँ पे देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है ये डिस्प्यूट को सॉल्व किया गया, और दन्नीपुर लैंड जो 22 किलोमीटर दूर है राम जन्मभूमि साइट से। जो 67 एकड़ भूमि जो है वो दी गई है, उससे 22 किलोमीटर जो है वो दूर है। ये लखनऊ फैजाबाद हाईवे के ऊपर है, और द विलेज इज ए पार्ट ऑफ सोहावल तहसील इन अयोध्या डिस्ट्रिक्ट इज डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी। और अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, वो तो बाय डिफॉल्ट अयोध्या के अंदर ही आएगी, और मुस्लिम कम्युनिटी इसमें ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे जो है वो ये ज़मीन दी गई। और लोग काफ़ी खुश हैं कि वहाँ पे जो है इस विलेज के अंदर जो है वो ये ज़मीन दी गई है, ताकि उस विलेज का भी जो है वो क्या हो सके, कुछ ना कुछ जो है वो हम कह सकते हैं कि उसमें डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन इन उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन नकेल फॉर ऑटो रिक्शाज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ऑटो रिक्शाज जो हैं वो काफ़ी आप कह सकते हो कि एक्सीडेंट होते हैं या कुछ और होते हैं, फिर भाग जाते हैं वो जल्दी जल्दी में, तो नंबर नोट नहीं होता क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। तो ये एक अलग से जो है वो ऑपरेशन चलाया गया, और योगी जी ने इसकी तारीफ भी की। इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन ने ये ऑटो रिक्शाज के ऊपर ऑपरेशन नकेल, मतलब उसके ऊपर जो है वो कड़ी कार्रवाई जो है वो करने के बारे में कहा है। ऑपरेशन नकेल का मतलब उसको रूल्स को कसा गया है, किसी तरह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई गई है। वो रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाई गई है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये कौन से पुलिस स्टेशन ने स्टार्ट किया है। और इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है गाजियाबाद। याद रखना है, गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन ने इसके बारे में ऑपरेशन नकेल जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट किया। क्या है? तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को जो है वो 4 डिजिट नंबर जो है वो दिया जाएगा, जो कि हर ऑटो रिक्शा का अलग अलग होगा, और उनको हर तरफ से जो है वो पेंट से लगाना होगा, लाइक फ्रंट पे लगाना होगा, लेफ्ट पे, राइट पे, पीछे, ठीक है, सब जगह पे जो है वो उसको लगाना होगा ऑटो रिक्शा पे, ताकि कोई भी ड्राइवर जो है अगर मतलब बाद में कोई गलती करता है तो लोग उसको फटाफट 4 नंबर को पढ़ सकें और उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, वेरीफाई किया जा सके। और ये बहुत ही ज़रूरी हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर जो ऑटो रिक्शास को दिया जाता है वो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये कई बार नंबर प्लेट नहीं भी लगी होती तो पता नहीं लगता ऑटो रिक्शा कौन सा था, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। खास करके जैसे दिल्ली में जो है वो रेप इंसिडेंट्स बड़े हैं, तो वो भी जो है वो एक यहाँ पे सोचा गया और इसको दूर करने की कोशिश की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो लिया गया पुलिस स्टेशन के द्वारा, और एक यूनिक सा कंसेप्ट है, और योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ इलाहाबाद सिटी? नया नाम इलाहाबाद सिटी का क्या है? मेरे ख्याल से सारे लोगों को पता होगा, लेकिन ऑप्शन देख के आपने मुझे बताना है कि नाम क्या है। इलाहाबाद शहर का नया नाम जो है वो क्या होगा? हाँ जी, फटाफट आंसर बताएंगे, बहुत ही सिंपल है ये, तो आप आराम से बता दोगे। हाँ जी, इसका आंसर क्या है? प्रयागराज रामबाग। याद रखना है, डी आंसर है। काफ़ी बच्चों ने प्रयागराज शहर ही लगा दिया गया होगा कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, सिटी मतलब शहर, तो आंसर क्या लगा दो? सी। लेकिन ये सी आंसर गलत है स्टूडेंट्स। आंसर क्या है? प्रयागराज रामबाग। याद रखना है, प्रयागराज रामबाग।
और आपको पता ही है कि चार जगह के जो है वो नाम जो है वो चेंज किए गए हैं, और वो नाम क्या रखे गए हैं। इलाहाबाद जंक्शन का नाम, ये तो सिंपल ही हो गया, इलाहाबाद से प्रयाग हो गया, जंक्शन से जंक्शन हो गया, ये तो सिंपल हो गया। इलाहाबाद सिटी का आपने खास तौर से याद रखना है, प्रयागराज रामबाग है, ना कि प्रयागराज शहर है। और इलाहाबाद चौकी का नाम क्या रख दिया गया, प्रयागराज चौक रख दिया गया, तो सिंपल ही है ये भी। प्रयाग घाट का नाम आपने याद रखना है, प्रयागराज संगम हो गया। प्रयाग घाट का नाम क्या हो गया, प्रयागराज संगम हो गया। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, जो नाम थोड़े से अलग हैं, यही आपसे पूछ सकते हैं। प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज संगम, इलाहाबाद संगम आप कह सकते हो, उससे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो। वट विल बी द न्यू नेम ऑफ द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो चेंज किया गया है। आपने मुझे बताना है कि क्या नाम जो है वो नया रख दिया गया है। और ये यूनिवर्सिटी आपको पता ही है, फेमस यूनिवर्सिटी है लैंग्वेज के बेसिस पे, तो ये लखनऊ में है यूनिवर्सिटी। तो आपने मुझे बताना है कि इसका नया नाम क्या कर दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने ऑप्शन से देख के बताना है कि क्या नाम कर दिया है। क्योंकि इसमें ऐसे नहीं कि सिर्फ अरबी फारसी सिखाई जाती है, उर्दू ही सिखाई जाती है, और भी लैंग्वेजेस जो है इसमें सिखाई जाती हैं। लाइक इसमें जर्मन, जापानीज़, फ्रेंच जो है, इनके बारे में भी जो है वो बताया जाता है, ताकि इसलिए ये नाम जो है वो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि उर्दू अरबी फारसी के बारे में ही, ऐसा नहीं है। इसलिए इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कर दिया है। क्योंकि ये केवल 3 लैंग्वेज नहीं और भी लैंग्वेज को सिखाती है, तो लोगों को पता लगे, लोग जागरूक रहें। तो स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट जो 1973 का है, उसके थ्रू इसको क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया। तो याद रखना है, नया नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और कहाँ पे है, लखनऊ में, पता ही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कल्चरल आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स एग्जीबिशन विच वाज लॉन्च्ड बाय मोदी जी इन वाराणसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो कि जो मोदी जी अभी इनॉग्रेट करके गए हैं कल्चरल आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, उसका नाम जो है वो क्या रखा था, वो मोदी जी की सजेशन से रखा गया था। तो आप मुझे बताओ क्या नाम है उसका। तो ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सोचियो कि क्या नाम हो सकता है उसका। है बहुत ही सिंपल, लेकिन आपने मुझे 5 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो आंसर बताना है। आंसर बताओगे आप लोग, क्या होगा। और आंसर क्या है कि काशी तो एक है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। तो इसका मतलब काशी एक, रूप अनेक। ऐसे नहीं कि काशी के रूप अनेक, ऐसा नहीं है। काशी तो एक ही है, लेकिन उसके रूप अनेक है, कि अलग अलग अगर तरीके से देखोगे तो हर तरह से आपको काशी अलग जो है वो दिखेगी, इसलिए रूप अनेक जो है वो इसका नाम रखा गया। और इस एग्जीबिशन में बहुत दूर दूर से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लाइक यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी दूर दूर से जो है वो लोग आए थे। और ये कहाँ पे जो है वो इसका आप कह सकते हो आयोजन किया गया था, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में जो है वो इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि उसका नाम क्या है, इनॉग्रेट किसने किया था, मतलब किसने इसको स्टार्ट किया था, मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था। कहाँ पे स्टार्ट किया था, वाराणसी में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि काशी एक रूप अनेक जो है वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो वो वाराणसी में स्टार्ट किया गया। तो काशी से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, विच सिटी और सिटीज कवर्ड अंडर क्लीन एयर प्रोजेक्ट द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन के अंदर बताया था कि गवर्नमेंट क्लीन एनर्जी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, इसीलिए उन्होंने टोटल इंडिया से 4 सिटीज़ को चुना है जिसमें क्लीन एयर प्रोजेक्ट को जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। और वो स्टार्ट कौन करेगा, एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो हिंदी में बता देता हूँ, स्वच्छ वायु परियोजना ऊर्जा और संसाधन संस्थान के अंतर्गत कौन सा शहर जो है वो शामिल है। तो आपने मुझे फटाफट इसका आंसर बता देना है, बहुत ही सिंपल है। क्या आंसर होगा, हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका। और मोटिव तो दोस्तों बहुत सिंपल है कि एयर क्वालिटी को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो ये टारगेट रखा गया है कि 2024 तक हमने एयर क्वालिटी को जो है वो 20 से 30% जो है वो क्या कर देना है, इम्प्रूव कर देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। पूरे इंडिया से 4 शहरों को चुना गया है, 2 यूपी के हैं, 2 महाराष्ट्र के हैं। तो ये याद रखोगे, 2 तो महाराष्ट्र के हैं, 2 किसके हैं, यूपी के हैं। और 2 अगर मैंने कह दिया यूपी के तो ऑप्शन तो फिर 2 का एक ही बचा है, कौन सा है, बोथ एंड बी। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डी आंसर होगा। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी के साथ मिलके जो है वो इसको क्या किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है।
और ये टेरी का मतलब क्या है? दैट इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो याद रखोगे इसको। तो 4 इंडियन सिटीज चुनी गई है, बस इतना ही याद रखना है कि क्लीन एयर प्रोजेक्ट को हमने क्या करना है? इंप्लीमेंट। लखनऊ और कानपुर यूपी से हो गए, पुणे और नासिक महाराष्ट्र से हो गए। और मैंने पहले ही बता दिया कि 2024 तक हमने 20 से 30% जो है वो क्या कर देना है? एयर क्वालिटी को इंप्रूव कर देना है। ये टारगेट जो है वो रखा गया। तो याद रखना है किसने अप्लाई किया है और कौन सी सिटीज जो है वो चुनी गई हैं। नेक्स्ट आ जाओ, 3 दिन का इंटरनेशनल फेयर कॉन्फ्रेंस ऑन इंसेंबल मेथड्स इन मॉडलिंग एंड डाटा सिमुलेशन जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया है? तो आपने कंफ्यूज नहीं होना ये वर्ड पढ़ के। लाइक इंसेंबल मेथड्स जो हैं मॉडलिंग और डाटा सिमुलेशन के क्या होते हैं, सिर्फ आपने इस वर्ड को याद कर लेना है कि इसका मतलब होता है कि वेदर फोरकास्टिंग, वेदर प्रेडिक्शन, कि किस तरह से जो है वो हम देख सकें कि अगला वेदर जो है वो कैसा होगा फ्यूचर में, किस तरह से हवाएं चल रही हैं, किस तरह से बारिश होगी। तो अगर ये हमें पता लग जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज एनसेम्बल मेथड्स इन मॉडलिंग एंड द डाटा असिमुलेशन। और ये किसके लिए है? वेदर फोरकास्टिंग के लिए। तो याद रखना है। और ये कहाँ पे जो है वो आयोजन किया गया है इसका, कौन से जिला में किया गया है? बेसिकली आप कह सकते हो कि कौन से एरिया में किया गया है, नोएडा में जो है वो इसका किया गया है। तो आप गौतम बुद्ध नगर अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज लोगे तो गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा, लेकिन अदरवाइज नोएडा में जो है वो इसका आयोजन किया गया है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं कहोगे तो सिटी पूछ सकते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया तो गौतम बुद्ध नगर जो है वो लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो आपने याद रखना है कि वेदर फोरकास्टिंग को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है कि आने वाले मौसम का पता लग सके कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो वो बेसिकली जो है वो यहाँ पे आयोजन किया गया है नोएडा के अंदर। तो याद रखोगे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसका आयोजन किया है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसको स्टार्ट किया गया है। और साथ ही साथ जो है इसके ऊपर जो है वो मैंने पहले बता दिया, वेदर फोरकास्ट कि किस तरह से वेदर फोरकास्ट का बहुत अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो उसके बारे में ये बताता है। सिर्फ इतना का याद रखना है, अदरवाइज न्यूज़ में और कोई भी चीज़ नहीं है याद करने वाली। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन द लिस्ट ऑफ आउटगोइंग पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना के अंदर जो है वो उत्तर प्रदेश का रैंक कौन सा आया है? इसके अंदर आउटगोइंग पेशेंट्स फॉर ट्रीटमेंट, मतलब यूपी ने किसी और जिले में भेज दिए हैं पेशेंट क्योंकि उनके पास जो है वो जगह नहीं है। तो ये जो रैंक है वो नेगेटिव में है, बेसिकली आप कहोगे उल्टा है। तो आपने मुझे बताना है कि यूपी का रैंक ऐसे कौन से नंबर पे आया है कि उन्होंने अपने पेशेंट्स को जो है वो दूसरे जिलों में भेजा है क्योंकि उनके पास अच्छी सुविधाएं नहीं है उसके लिए। और जन आरोग्य योजना आपको पता ही है, ये आयुष्मान भारत भी कहा जाता है इसको। आयुष्मान भारत के तहत जो है वो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं पर ईयर पर फैमिली। तो आप इसको क्या कर सकते हो, कोई भी बीमारी को ठीक करवाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी स्कीम और पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कीम है ये जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। और यूपी का स्थान दोस्तों कौन सा है? दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है, पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है वो अलग अलग जगह पे भेजे हैं। तो आप देख सकते हो मध्य प्रदेश ने टॉप किया है और उन्होंने अपने पेशेंट्स को ज़्यादा कहाँ पे भेजा है? गुजरात में। साथ ही है उनके, तो गुजरात में उनको भेजा है। और ये सर्वे किया गया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से। और यूपी का स्थान जो वो दूसरा है, उन्होंने अपने पेशेंट्स को उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भेजा है और वहाँ पर उसका इलाज जो है वो करवाया है। तो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज ना होने के कारण जो है यूपी को ऐसा करना पड़ा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो इनेक्टिव पॉइंट है जो आपने मेंस के अंदर भी जो है वो आप लिख सकते हो और साथ में प्रीलिम में भी इसका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। कोल इंडिया लिमिटेड विल सेटअप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर नेम्ड सारस। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। क्या मार्क कर लो? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो सारस को। सारस का मतलब है साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है ये कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से खोला जाएगा, लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से इंस्टीट्यूट के साथ मिलके जो है वो इसको खोला जा रहा है। और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसके लिए होगा? विज्ञान और अप्लाइड रिसर्च अलायंस के लिए जो है वो किया जाएगा। मतलब विज्ञान को और आगे बढ़ाने के लिए ये सेंटर जो है वो खोला जा रहा है ताकि विज्ञान के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो हो सके। और सारस वर्ड को आप नोट कर लो, लिख लो, याद रख लो, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में लिखने के काम आ सकता है। और ये दोस्तों किसने किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मतलब आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा ये टाई अप किया गया है। किसके साथ किया गया? कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और एक बात और भी याद रख लेनी है कि अगर कोल इंडिया के साथ किया गया है तो ये रिसर्च और साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ जो करना है, रिसर्च डेवलपमेंट करनी है, वो कोल सेक्टर के अंदर ही करनी है।
कोल प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो सके कोल सेक्टर के अंदर, और लोकल यूथ और आप कह सकते हो उनको स्किल डेवलप करके उनको जो है वो क्या मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 15% जो है वो इंडिया की कोल प्रोडक्शन को हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो इसलिए IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से ये पैक्ट जो है वो साइन किया गया कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। और मेन ऑब्जेक्टिव मैं बता चुका हूँ, कोल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है लोकल यूथ को, ताकि उनकी स्किल जो है वो डेवलप की जा सके। और साथ ही साथ आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन और याद रख लेना है, मैंने रेड में मार्क कर दिया है। 4000 साल पुरानी एक अर्बन सेटलमेंट जो है वो कहाँ पे ढूंढी गई है, वो ढूंढी गई है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और उस जगह का नाम क्या है, बेसिकली बैवनिया विलेज। याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट है, कई बार आउट ऑफ द बॉक्स अगर क्वेश्चन आता है तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे लिखा है कि आप इसको कवर कर लो। और उसको क्राफ्ट विलेज कहा गया है कि उसमें हाथ से बनाने वाली चीज़ें होंगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी एंशियंट बुक्स मिली हैं, पुरानी किताबें मिली हैं, जिससे ये पता लगता है कि ऐसा कुछ वहाँ पे होता होगा। और उस जगह का नाम क्या है, बैवनिया विलेज, और वो कहाँ पे है, वाराणसी में उत्तर प्रदेश में। और 4000 साल पुरानी जो है वो अर्बन सेटलमेंट, पुरानी अर्बन सेटलमेंट जो है वो मिली है, तो इसको याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, 11th एडिशन ऑफ बाईइनियल मेगा डिफेंस एग्जीबिशन डिफेंस एक्सपो 2020 किस डिस्ट्रिक्ट में की गई है। ये तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा आंसर क्या होगा इसका, बहुत ही सिंपल है, डिफेंस एक्सपो 2020। और ये क्वेश्चन तो आ भी सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और आपको ये पूछ सकते हैं कि कौन सा संस्करण था, तो ये संस्करण मतलब ये एडिशन जो है वो कौन सा था, 11वां संस्करण था, तो ये आपको पूछ सकते हैं। और ये कहाँ पे हुआ है दोस्तों, ये हुआ है लखनऊ में। सबको बताइए तो आंसर, डिफेंस एक्सपो जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया, लखनऊ में। और ये UPPSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये भी आपको नहीं पता, इसका मतलब आपको बहुत ही ध्यान देने की जो है वो ज़रूरत है। तो लखनऊ में जो है आयोजन किया गया इसका। और इसका थीम क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब विद फोकस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। क्योंकि डिफेंस का आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन, और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये भी कह दिया कि डिफेंस की मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें जो है वो हम कहाँ पे बनाया करेंगे, इंडिया में बनाया करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और हमने बहुत सी कंपनीज के साथ टाई अप कैंसिल भी कर दें ताकि हम इंडिया में उसको बना सकें। और इस एक्सपो को नाम दिया गया महाकुंभ ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, महाकुंभ ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट होता है ये, जिसमें अलग अलग कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आती हैं, और इंडिया की भी जो है कंपनीज वहाँ पे जाती हैं, नए स्टार्टअप्स आते हैं, वो प्रदर्शनी करते हैं वहाँ पे कि हम ये चीज़ें जो है वो बना सकते हैं, ऐसी बना सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार जो है वो इसमें किया जाता है। तो जैसे इस बार एक बहुत ही अच्छी चीज़ की गई कि एक प्राइवेट फर्म थी जिसने गन शॉट लोकेटर जो है वो बनाया है, जिसका नाम पारत था, तो वो उसमें लॉन्च किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग अलग तरह की चीज़ें जो है वो की जाती हैं। और इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो है वो लॉन्च किया, आपको पता ही है। और क्योंकि टारगेट है कि हमने $5 बिलियन जो है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाना है 2024 तक, क्योंकि 2024 में मोदी जी का टाइम पीरियड क्या हो रहा है, सरकार का टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 5th एडिशन ऑफ इंडिया यूके बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज। याद रखना है इंडिया और यूके के बीच में कौन सी बाइलेटरल एक्सरसाइज है, इंद्रधनुष 5। ये 5वीं है, इसलिए इसका नाम क्या है, इंद्रधनुष 5। और आपने याद रख लेना, कई बार पूछ लेते हैं इंद्रधनुष जो है वो किस किस के बीच में है, इंडिया और यूके के बीच में। एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन के अंदर ही है। और ये आपको बताइए इंडियन एयरफोर्स के बीच में होगा और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के बीच में होगा, ठीक है, दो फोर्सेज होगी। आपने मुझे बताना है कि ये एक्सरसाइज तो हुई, लेकिन यूपी के कौन से एयर स्टेशन पे इसका आयोजन किया गया, कहाँ पे आयोजित की गई, यूपी के कौन से एयर स्टेशन में जो है वो इसका आयोजन किया गया। और बहुत ही सिंपल है गाइस आंसर इसका, बहुत ही सिंपल आंसर आप दे सकते हो आराम से। और इसका आंसर क्या है, हिंदन एयरफोर्स स्टेशन या हिंदान एयरफोर्स स्टेशन, दोनों ही नाम जो है वो इसके ही हैं। तो याद रखना है हिंदान एयरफोर्स स्टेशन में जो है वो इसका आयोजन किया गया। तो इंद्रधनुष इंपॉर्टेंट है, किस किस कंट्री के बीच में हो, क्योंकि वो यूपी में हुई है तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, रिसेंटली पद्मश्री अवार्डी गिरिराज किशोर पास्ट अवे, तो उनका देहांत हो गया। आपने नाम सुना होगा, फोटो लगाई गई है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि अब्दुल कलाम जी से जो वो हैं बेंट ले रहे हैं, पद्मश्री जो है वो ले रहे हैं। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, कौन सी आप कह सकते हो फील्ड से संबंधित थे, कौन सी चीज़ के साथ जो है वो उनका संबंध था जिसके कारण वो फेमस थे। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपने मुझे बताना है कि किसके कारण जो है गिरिराज किशोर जी फेमस थे।
तो आंसर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही प्रख्यात आप कह सकते हो कि नॉवलिस्ट हैं वो हिंदी में जो हैं वो बहुत सी नॉवेल्स उन्होंने लिखी हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे पहला गिरमित्या के कारण, जो जिसके कारण उनको पद्मश्री भी मिला था 2007 में। अदरवाइज ढाई घर, ये भी उनकी एक नॉवल थी, बहुत ही फेमस हुई थी, लेकिन आपने याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कि पद्मश्री उनको कौन सी बुक के कारण मिला था, वो मिला था पहला गिरमित्या के कारण, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड गोल्ड डिपॉजिट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन सी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में जो है वो गोल्ड डिपॉजिट जो है वो मिले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आज का नहीं है, मतलब काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर जो है वो मिस ना हो। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोल्ड डिपॉजिट की खोज की। तो आपने मुझे आंसर बताना है कि कौन से जिले में इसकी खोज की गई है, जिसमें पहले कहा गया था कि 3000 टन के आसपास जो है वो गोल्ड मिला है, लेकिन बाद में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, मतलब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हमारी संस्था है, उन्होंने कहा कि भाई 3000 टन नहीं 160 किलो जो है वो गोल्ड वहां पे मिला है और उसका निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। तो आप मुझे आंसर बताओगे। आंसर बहुत ही सिंपल था इसका, और वो कौन सी जगह थी, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट थी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की, जिसमें ये गोल्ड जो है वो मिला था। तो याद रखना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिला, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसका काफी र्यूमर था और काफी न्यूज में भी रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, विच एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड 100 स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर द ईयर 2020। 2020 के लिए कौन सा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का दुनिया की 100 रणनीतिक वैश्विक असंरचना परियोजना में शामिल है। तो इसको बताना है आपने कौन से एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड के 100 स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बना है, और वो एयरपोर्ट का नाम क्या है, जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या कोई मुझे स्टूडेंट कोई इसका दूसरा नाम बता सकता है जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का? इसका दूसरा नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसको कहा जाता है। और कौन बनाने में हेल्प कर रहा है इसको, ज्यूरिच मतलब स्विट्जरलैंड की एयरपोर्ट ग्रुप है, वो इसको बनाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो याद रखना है कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में है, और कौन हेल्प कर रहा है, स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो है वो इसको बनाने में हेल्प कर रही है। 5000 एकड़ में जो है वो फैला हुआ है, कंस्ट्रक्शन जो बहुत ही तेजी से चल रही है, और बहुत ही उम्मीद है कि 2022-23 में जो है वो इसको क्या कर दिया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो याद रखना है नाम जेवार या फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 100 ऐसे प्रोजेक्ट्स में शामिल है जो बहुत ही देश के लिए या पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेटेजिकली उसको बिल्ड किया जा रहा है। ऐसे नहीं कि मतलब आपने किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन स्ट्रेटेजिकली उसको क्या किया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है। और इसके सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट भी है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेरे ख्याल से सिर्फ 70-80 किलोमीटर जो है वो दूर है, तो बहुत ही नज़दीक जो है वो ये एयरपोर्ट है उसके। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ मेनी मंथली ग्रांट विल बी प्रोवाइडेड फॉर अडॉप्टिंग ए स्ट्रे कैटल। अगर कोई पशु बीमार है या आवारा पशु है तो उसको गोद लेने के लिए कितना मासिक अनुदान जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, ताकि रक्षा की जा सके पशुओं की। और खास करके जो है वो आप कह सकते हो काऊ या गौ रक्षा के लिए जो है वो ये काम किया जा रहा है, लेकिन ये सारे पशुओं के लिए है। तो अगर आपको लग रहा है कोई आवारा पशु उसको आप गोद ले लेते हो, तो उसके लिए सरकार जो है वो आपको मासिक अनुदान जो है वो क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। तो आपने मुझे बताना है कि क्या आंसर इसका होगा, और इसमें 900 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। याद रखना कितने रुपए दिए जाएंगे, 900 रुपये दिए जाएंगे। ये पहले भी चल रही थी स्कीम, लेकिन बीच में इसको बंद कर दिया गया, तो दोबारा से फिर मार्च में जो है वो इसको स्टार्ट किया गया। तो याद रखना है 900 रुपये महीना जो है वो गाइस दिया जाएगा जो आवारा पशुओं को गोद लेंगे। और ये कौन सी स्कीम के अंदर आता है, यह आता है निरशर्त या बेसहारा गोवंश सौभाग्यता स्कीम, जिसको स्ट्रे कैटल स्कीम कहा जाता है, या इसको कहा जाता है चीफ मिनिस्टर डेस्टिट्यूट काउ पार्टिसिपेशन स्कीम। मैंने पहले ही बताया था, वैसे तो ये सारे पशुओं के लिए है, लेकिन इसमें मुख्य योगदान जो है वो कौन से पशु के ऊपर दिया जा रहा है, या मुख्य जो आप कह सकते हैं फोकस है वो कौन से पशु के ऊपर किया जा रहा है, काउ के ऊपर किया जा रहा है। क्लियर? तो काउ के ऊपर जो है वो इसको स्टार्ट कर दिया। पहले ये आप कह सकते हो केवल काउ के ऊपर था, लेकिन अभी जो है सारे जानवरों के ऊपर ये यूपी गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट आते हैं, हु लॉन्च्ड ए स्पेशल ट्रेन स्वावलंबन एक्सप्रेस विच विल स्टार्ट फ्रॉम लखनऊ।
और वो लखनऊ से स्टार्ट होके वाराणसी में वापस आएगी, मतलब यूपी से स्टार्ट होगी यूपी में वापस आएगी। इसका मेन उद्देश्य ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सको, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अलग अलग तरह की वर्कशॉप में ले जाके अलग अलग जगह पे उनको दिखा सको अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हों, प्रेरित हों। और ये जो स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की गई है ये 11 सिटीज़ में जाएगी, 15 दिनों का इसका सफ़र होगा, 7,000 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी इसके अंदर, और 20 वर्कशॉप जो है वो आयोजित की गई हैं अलग अलग लोगों से मिलके, अलग अलग इंडस्ट्री से मिलके जो 20 वर्कशॉप रास्ते में आयोजन की गई हैं। और इसमें एक खास विशेषता है कि इसमें सिर्फ 20 से 35 साल के लोग ही जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लखनऊ से स्टार्ट होकर वाराणसी में आएगी। इसका मेन ही उद्देश्य है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग लोग हैं, इसलिए आयु जो है वो 20 से 35 के बीच में रखी गई है, कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके और देख सके कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को जो है वो खड़ा कर सकते हैं। इसलिए नाम क्या रखा गया है, स्वावलंबन एक्सप्रेस, क्योंकि ये स्वावलंबन मिशन जो है वो कौन से बैंक का है, ये किसका है, सिडबी का। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता ही है कि इसका हेडक्वार्टर तो लखनऊ में है, यूपी में, और इसके चेयरमैन कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, वीकली करंट अफेयर्स में काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है वो इसके क्या है, चेयरमैन भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो याद रखना है, सिडबी ने स्टार्ट किया तो फोकस किसके ऊपर होगा, इंडस्ट्रीज के ऊपर होगा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये 5 जून को जो है बेसिकली स्टार्ट करना है, और मिशन स्वावलंबन के तहत इसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि किसका है, सिडबी का ही है। 11 सिटीज़ हैं इसमें, 15 दिनों का सफ़र है, 7,000 किलोमीटर की यात्रा है, 20 वर्कशॉप आयोजित की गई हैं, और ये लखनऊ से स्टार्ट होगी, वाराणसी तक वापस आएगी, और ये काफ़ी स्टेट्स में जाएगी उसके बाद। लाइक अगर आपको हो ये जो है वो जम्मू, दिल्ली, जयपुर, मतलब राजस्थान, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, और इतना बड़ा टूर लगा के जो मतलब 11 सिटीज़ में जाके जो है वो वापस आना है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, योगी आदित्यनाथ लॉन्च्ड विच एम्बिशियस स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर स्टेट यूथ्स। स्टेट के यूथ्स को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, कौन सी स्कीम या स्कीम्स को लॉन्च किया है। तो आपने आंसर मुझे बताना है कि राज्य के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन की कौन सी महत्वाकांक्षी योजना जो है वो शुरू की गई है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और आंसर गाइज इसका क्या है, ऑल ऑफ दीज। डी आंसर होगा इसका, ऑल ऑफ दीज। तीनों के तीनों स्कीम्स को क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। तो तीनों स्कीम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि पहली है कौशल सतरंग। कौशल सतरंग का मतलब बेसिकली क्या है कि युवाओं को हमने 7 कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं, जिसके तहत उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और इसमें 7 कौन देगी, आईआईटी कानपुर जो है वो इसमें साथ देगी। और टारगेट क्या रखा गया कि 2 लाख यूथ को एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो कौशल सतरंग मतलब उनको इतना कौशल बना देना है कि उनको जॉब जो है वो मिल सके, और 2 लाख जो है वो जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी। एक है युवा हब स्कीम। इसके तहत 1200 करोड़ रुपया जो है वो स्टेट बजट से दिया गया है युवा हब स्कीम के अंदर। और इसका मेन उद्देश्य जो है वो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, यूथ को स्किल करना है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं, ऐसे कंसेप्ट लेके आने हैं जिसमें जो हैं वो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो जो युवा हैं वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट खोल सकें। तो 1 साल का इसका टाइम पीरियड होगा, और 1200 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने इसको क्या किए हैं, प्रोवाइड किए गए। और इसमें ये स्किल प्रोवाइड करके ये कहा जा रहा है कि 30,000 के आसपास युवा जो है वो नए उद्योग जो हैं वो खोलेंगे, नए स्टार्टअप जो हैं वो खोलेंगे। और इसमें जो पार्टनर होगा वो कौन होगा, IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ जो है वो इसका क्या होगा, पार्टनर होगा। और कौशल सतरंग में IIT कानपुर होगा, और युवा हब में कौन होगा, IIM लखनऊ होगा। फिर है CM अप्रेंटिसिप स्कीम, जिसके तहत जो है वो युवाओं को कुछ पैसे दिए जाएंगे ताकि वो बेरोजगार अपने आप को महसूस ना करें या गलत राह पे ना चलें। तो उनको 2500 रुपये जो है वो दिए जाएंगे एज ए स्टाइपन, जब भी वो इसके अंदर काम करेंगे। लाइक कौशल सतरंग और युवा हब स्कीम के अंदर जब वो सीखेंगे चीज़ों को, तो उनको 2500 रुपये जो है वो महीना दिया भी जाएगा, एज ए स्टाइपन आप कह सकते हो, उनको दिया जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपने याद रख लेनी है, कौन सी स्कीम के अंदर क्या है और कौन सा नॉलेज पार्टनर या कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा उसको सहयोग दिया जा रहा है। सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, योगी आदित्यनाथ हैज सेटअप टीम 11 फॉर व्हाट पर्पस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि टीम 11 जो है वो बेसिकली क्यों बनाई गई है। टीम 11 मतलब 11 तरह की कमेटीज़ बनाई गई हैं, हर कमेटी का अलग अलग काम है।
और उस कमेटी 11 की 11 कमेटीज का टारगेट एक ही चीज़ के ऊपर है, और आपने मुझे बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर टारगेट जो है वो रखा गया है टीम 11 के द्वारा। और जो अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको जो है वो इसका हेड बनाया गया हर कमेटी के अंदर। तो आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आजकल हम किससे जूझ रहे हैं? कोरोना से। तो इसका मतलब टीम 11 किसके लिए बनाई गई है? टू फाइट द कोरोना वायरस। तो याद रखना है हर तरह की चीज़ जो है वो इसमें पूरी की जाएगी ताकि कोरोना वायरस से लड़ने में हेल्प हो सके, पानी से लेके हर चीज़ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इन विच डिस्ट्रिक्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये आगे यमुना एक्सप्रेसवे को साथ में जोड़ेगा, तो बहुत ही आप कह सकते हो बड़ा एक्सप्रेसवे जो है वो बनने जा रहा है, और उसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो मोदी जी ने रख दिया है, आधारशिला उसकी रख दी है। कहाँ पे रखी है ये आपने मुझे बताना है। और बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता इसका मतलब आपको थोड़ा सा अपने ऊपर आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए था, क्योंकि हर न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। और आंसर क्या है इसका? चित्रकूट। और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस इनमें से कौन सी जगह से पास नहीं करता। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से जाएगा। ये चारों जगह से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो होके जाएगा, चित्रकूट, हमीरपुर, जलाऊं और बांदा, ये सभी जगह पे जो है वो बेसिकली होके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जाएगा। तो आप देख सकते हो 296 किलोमीटर जो है वो लंबा है, और 15,000 करोड़ की कॉस्ट से जो है वो इसको बनाया जा रहा है। और ये चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जलाऊं डिस्ट्रिक्ट में से होता हुआ जाएगा। और आगे मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, उसके साथ लिंक बनाया गया। तो पूरा का पूरा जो आप देखोगे लखनऊ आगरा तक ये क्या कर देगा? कनेक्ट कर देगा, और आगे यमुना एक्सप्रेसवे तक जो है वो कनेक्ट कर रहा है। तो बहुत बड़ा हाईवे जो है वो ये बन जाएगा। क्लियर? तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारे पास फरवरी और मार्च महीने के करंट अफेयर से। इसके बाद जो है वो हम अगले महीनों के करंट अफेयर्स आपके पास लेके आएंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके और वो कोई भी करंट अफेयर जो है वो ना छूटे। तो ऐसे करते हैं, फटाफट क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आंसर थे। आपके रिवीजन भी हो जाएगी, और साथ ही साथ जो है वो आपको दोबारा से जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट साथी जो है वो कहाँ पे या किस यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टार्ट किया गया है? तो आपने बताना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल क्राफ्ट विलेज जो है वो कौन सा है और कहाँ पे इसको जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो। जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा इसका मतलब वो आने के चांसेस जो हैं वो 95% से ज़्यादा हैं। और आंसर क्या है इसका? बनारस है। याद रखना आंसर क्या है? बनारस। और हुनर बनारस नाम से एक जो है वो पार्क भी जो है वो बनारस में बनाया गया है वुमेन को सशक्त करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करनी है खास करके वुमेन को, ताकि वो सशक्त बन सकें। देखो फिर से वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की जा रही है, और कौन सी कंपनी जो है वो ये लॉन्च कर रही है, और वो कंपनी का नाम क्या है गाइस? फेसबुक है। और उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था? वी थिंक डिजिटल, मतलब हमने सोचना भी डिजिटली है, तो इसीलिए डिजिटल लिटरेसी के बारे में बात की जा रही है। तो वी थिंक डिजिटल नाम से फेसबुक ने इसको स्टार्ट किया वुमेन को सशक्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी प्लेयर हैं उत्तर प्रदेश की जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हाई जंप में, ऊंची कूद में? और 41वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप, 41st नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि इम्फाल में हुई, मणिपुर में हुई। और आपने मुझे बताना है वो प्लेयर का नाम क्या था? फोटो से पता लग रहा है नीलू मिश्रा जी हैं। इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है, 45 साल के एज ग्रुप के अंदर जो है वो इन्होंने ये पदक जीता है। याद रखना आपने। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच एक्ट वाज पास्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की टाइमली और हैसल फ्री सर्विस जो है वो लोगों को मिल सके, इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, तो फाइन लगाया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर अगर वो उनकी कंप्लेंट को सॉल्व नहीं करते। और उस एक्ट का नाम क्या है? परफॉर्मेंस रेगुलेशन एक्ट 2019, इसके तहत जो है इसको पास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा ऐसा विलेज है जिसमें यूपी गवर्नमेंट ने 5 एकड़ जो ज़मीन है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी है? तो बहुत ही सिंपल है, ताकि वो मस्जिद बना सकें। और वो गांव कौन सा है? दन्नीपुर विलेज है, जिसके तहत जो है वो 5 एकड़ ज़मीन जो है वहाँ पे बनाई जाएगी। आता ये भी अयोध्या के अंदर ही है, लेकिन ये 22 किलोमीटर दूर है। जो रामलला भूमि है, मेन भूमि है जहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, उससे 22 किलोमीटर जो है वो ऑलमोस्ट दूर है ये। और अगला क्वेश्चन था हमारे पास कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑपरेशन नकेल जो है वो स्टार्ट किया। बेसिकली गवर्नमेंट नहीं कह सकते, पुलिस स्टेशन है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का पुलिस स्टेशन है जिसने जो है वो ऑपरेशन नकेल नाम से ऑटो रिक्शास को उसके ऊपर शिकंजा कसने के लिए आप कह सकते हो, या उनके ऊपर बहुत तेजी से ध्यान देने के लिए जो है ऑपरेशन नकेल स्टार्ट किया। और ये कौन सी पुलिस ने स्टार्ट किया? गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने स्टार्ट किया। उनको 4
डिजिट्स का एक नंबर दिया जाएगा, अपने आगे पीछे ऑटो रिक्शा के दाएं बाएं जो है वो दोनों तरफ लगाना होगा, ताकि कोई भी जो है वो गलती करते हैं तो दूर से ही नंबर जो है पढ़ा जा सके 4 अंकों का, और उससे ऑटो रिक्शा की पहचान हो सके। तो ये गाजियाबाद है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि इलाहाबाद सिटी का नाम जो है वो क्या रख दिया गया है। तो आंसर क्या है इसका, प्रयागराज रामबाग। ये हमने क्विज भी लिया था, उसमें प्रयागराज शहर लगाया बच्चों ने ज़्यादातर, आंसर तो गलत है, प्रयागराज रामबाग है, याद रखना है। और मैंने बताया 4 नाम रखे गए, तो जो याद रखने वाले हैं वो कौन से हैं, इलाहाबाद सिटी का है क्योंकि अलग है नाम थोड़ा सा, एक प्रयाग घाट का याद रखना है क्योंकि प्रयागराज क्या बन गया, वो संगम बन गया है। तो ये 2 नाम जो है वो आपने क्या रखने याद, क्योंकि बाकी तो सिंपल ही हैं, वो नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके क्या कर दिया है लखनऊ में, उसका नाम कर दिया है चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। बस इतना याद कर लियो, चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कर दिया है, क्योंकि ये केवल अदरवाइज नाम से पता लग रहा था कि उर्दू अरबी फारसी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये और भी लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इसका नाम ही चेंज कर दिया चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, नेम ऑफ द कल्चरल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन जो कि मोदी जी ने वाराणसी में स्टार्ट की, और उसका नाम क्या था, काशी एक रूप अनेक। तो याद रखना, काशी एक ही है, रूप अनेक है उसके, तो उसके नाम से स्टार्ट किया, मोदी जी ने ही ये नाम जो है वो रखा था, काशी एक रूप अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सी सिटी या शहर जो हैं वो क्लीन एयर प्रोजेक्ट के अंदर जो वो शामिल किए गए हैं, कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसको हम टेरी के नाम से भी जानते हैं। और वो 2 शहर हैं, बेसिकली टोटल 4 हैं इंडिया के अंदर, मैंने बताया था 2 यूपी से हैं और 2 जो हैं वो कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र से हैं। और 2 यूपी के कौन से हैं, लखनऊ और कानपुर। याद रखना है, लखनऊ और कानपुर जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगला, 3 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि इंसेंबल मेथड्स इन मॉडलिंग एंड डाटा सिमुलेशन, ताकि वेदर फॉरकास्टिंग की जा सके, आने वाले तापमान के बारे में पता लग सके, बारिश होगी आने वाले दिनों में नहीं होगी तो उसके बारे में पता लग सके, उसके लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया गया था। कहाँ पे किया गया था ये आपने बताना था, आंसर था इसका नोएडा। याद रखना है कहाँ पे किया गया था, नोएडा में। अगला क्वेश्चन था हमारे पास कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का रैंक कौन सा है कि वो जन आरोग्य स्कीम जो कि आयुष्मान भारत के नाम से फेमस है, जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो आउटगोइंग पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट की अपनी स्टेट से दूसरी जगह भेज देते थे हम उनको इलाज करवाने के लिए, क्योंकि हमारी स्टेट में उतनी ज़्यादा सुविधाएं जो हैं वो नहीं है। तो आपने बताना था वो रैंक कौन सा है, वो रैंक कौन सा था, दूसरा था। और हम उत्तराखंड महाराष्ट्र में भेज देते थे पेशेंट्स को, और पहले नंबर पे स्थान है मध्य प्रदेश, उन्होंने सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को अपनी बजाय, अपनी स्टेट की बजाय दूसरी स्टेट्स में भेजा, ताकि वो वहां पे क्या हो सके, ठीक, क्योंकि उनके यहां पे बेहतर सुविधाएं नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसके बाद, कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला गया है, जिसका नाम क्या है, सारस। बस इसी को याद कर लेना वर्ड को, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट। और कौन से इंस्टीट्यूट के उत्तर प्रदेश के साथ इसका कोलैबोरेशन जो है वो हुआ है, वो आंसर क्या था, IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उनके साथ टाई अप हुआ है, ताकि कोल की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और रिसर्च की जा सके कि किस तरह से हम जो है वो कोल को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और थर्मल पावर प्लांट में जो यूज़ होता है उसकी भी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। तो ये IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड का टाई अप हुआ है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन था हमारे पास कि 11वां एडिशन मतलब 11वां संस्करण जो है वो डिफेंस एक्सपो का कहाँ पे किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में किया गया, सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन ये 11वां है, ये याद रखियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष एक्सरसाइज कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में, इंडिया और यूके के बीच में है, अभी हुई है, यूपी के एक एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हुई, और वो कौन सा एयरफोर्स स्टेशन है, हिंदान या हिंदौन एयरफोर्स स्टेशन है, जहां पे इसको आयोजन किया गया। 5वां संस्करण है, इंद्रधनुष आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गिरिराज किशोर जी का देहांत हो गया, जो कि पद्मश्री अवार्ड यहाँ आप देख सकते हो पद्मश्री रिसीव कर रहे हैं, वो कौन सी फील्ड से आयोजित थे, वो कौन सी फील्ड से थे, नॉवलिस्ट थे, हिंदी नॉवलिस्ट, बहुत ही ज़्यादा फेमस, उनको 2007 में जो पद्मश्री अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगला, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है कि कहाँ पे जो है वो गोल्ड डिपॉजिट्स मिले हैं, तो वो कौन सी जगह थी, सोनभद्रा। पहले ये अफवाह उड़ाई गई कि 3000 जो है वो टन जो है वो वहाँ पे गोल्ड मिला है, लेकिन बाद में क्लियर किया गया भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था के द्वारा कि वो 3000 नहीं, वो 160 किलो जो है वो गोल्ड वहाँ पे मिला है। तो इस चीज़ को आपने क्या रख लेना है, याद रख लेना है।
नेक्स्ट था कि कौन सा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का वर्ल्ड 100 स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर 2020 में शामिल किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन पे आप कह सकते हो, बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बन रहा है। और वो कौन सा एयरपोर्ट है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखना है, जवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी फेमस है। और ये उम्मीद है कि 2022-23 में वहाँ से फ्लाइट्स जो हैं वो चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो नाम है उसका जवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ मच मंथली ग्रांट विल बी प्रोवाइडेड फॉर अडॉप्टिंग स्टे कैटल, आवारा पशुओं को गोद लेने के लिए कितना मासिक अनुदान दिया जाएगा? ये सरकार की तरफ से पहले 2019 में भी किया गया, अब मार्च में इसको जो है वो स्टार्ट किया गया है। खास करके काऊ की प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज़ किया गया और 900 रुपये प्रति महीना जो है वो अनुदान देने की बात जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्वावलंबन एक्सप्रेस जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई? लखनऊ के अंदर, और लखनऊ से चलेगी ये वाराणसी में वापस आएगी, 11 सिटीज़ को कवर करेगी, 7000 किलोमीटर का सफ़र करेगी, 15 दिन का ये सफ़र होगा। और ये स्टार्ट किसने किया गया? सिडबी ने जो है वो स्टार्ट किया है। और आपने याद रखना है सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ में है। और इसके एमडी और चेयरमैन कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये दो चीज़ें अपने साथ में याद कर लेनी है। नेक्स्ट, अभी अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ एम्बिशियस स्कीम जो है वो स्टार्ट की हैं स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, स्टेट यूथ के लिए। तो आपने मुझे बताना है कि वो महत्वाकांक्षी योजनाओं का नाम जो है वो क्या है। तो इसका आंसर क्या था? सारी की सारी हैं। कौशल सतरंग जो है वो आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर की जा रही है। ये भी युवाओं को सशक्त करने के लिए 2 लाख नौकरियां जो है वो इसमें प्रोवाइड करनी है। सीएम युवा हब है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ बना सकें। 35,000 स्टार्टअप इसमें खोलने हैं। इसमें जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो लखनऊ है उसका जो है वो बहुत बड़ा रोल रहेगा, वो इसका नॉलेज पार्टनर है। सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम है, इसमें 2500 रुपये प्रति महीना जो है वो दिया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें जो है वो आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि योगी जी ने एक टीम 11 का निर्माण किया, मतलब 11 कमेटीज़ का निर्माण किया। कौन से पर्पज़ के लिए, क्यों स्थापना की गई? उसकी उद्देश्य था कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। 11 कमेटीज़ बनाई गई हैं। हर डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, या आप कह सकते हो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उनको जो है वो क्या बनाया गया है? हर कमेटी का हेड जो है वो बनाया गया। तो हर तरह की चीज़ ताकि कोरोना वायरस से लड़ने में हेल्प हो सके। और लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आधारशिला रखी, और आधारशिला कहाँ पे रखी? चित्रकूट में। चारों की चारों जगहें जो हैं वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हिस्सा हैं, मतलब चित्रकूट, हमीरपुर, जलाऊं और बांदा से जाता हुआ ये आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ अटैच हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 296 किलोमीटर का ये क्या है? हाईवे है। तो इस चीज़ को आपने क्या रखना है? याद रखना है। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्च और फरवरी महीने के। तो इसको बहुत अच्छी तरह से कर लेना। मैंने 2 बार इसको आपको करवा दिया, तो आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो इस ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हो या इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करो। थैंक यू।